हाय एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेट्स प्रैक्टिस सीरीज में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है। और ये रिलेशन थोड़ा अलग है, पढ़ने वाला रिलेशन है ना। और इस रिलेशन को हम इस तरह से सीखेंगे ताकि इस सेशन के बाद आपको रिलेशन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और कुछ बहुत ज्यादा बेसिक चीजें इसमें नहीं है, जो भी है वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे सवाल के साथ साथ बताता रहूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आता रहे और उसका एप्लीकेशन पार्ट भी दिखता रहे, है ना। नहीं तो थ्योरी डिस्कस करने में क्या होता है, थोड़ा सा आप बोर हो जाते हो। ठीक है। चल, और इतना मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत आपके जहन में, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में चीजें होंगी। बस उसको थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस में लेके आना है ना। याददाश्त हमारी थोड़ी और बेहतर करनी है। ठीक है। चलो, तो सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है वो ये रहा। सबसे पहले जो थोड़ा सा बेसिक है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ये है कि रिलेशन का मतलब क्या होता है ना। हमने फंक्शन वाला सेशन लिया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि फंक्शन क्या होता है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये एक रिलेशन है, तो आप कहोगे हाँ सर रिलेशन तो है ना। रिलेशन तो ये है ना। कोई भी चीज अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स भी लिख दूं तो भी ये रिलेशन है। ठीक है। मगर ये फंक्शन है या नहीं है उसकी कंडीशन हमने फंक्शन वाले सेशन में सीखा था। अभी हम रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो सेट हैं, ए और बी, कोई दो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है ना। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। सेट भी हम पढ़ चुके हैं। तो नॉन एम्प्टी सेट हैं दो, और इसमें कुछ एलिमेंट हैं। इसमें मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है p कॉमा क्यू, और इसमें एलिमेंट है मान लो x कॉमा वाई। तो आप जब इनका ए क्रॉस बी करते हो, ए क्रॉस बी करते हो तो आपको एक रिलेशन मिलता है। ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी जब आप करते हो तो आपको क्या क्या मिल सकता है, जैसे कि यहां पर पी का एक्स और वाई के साथ हम जोड़ा बनाएंगे। तो ये पी और एक्स के साथ पी और एक्स का जोड़ा बना दिया, पी और वाई का जोड़ा बना दिया। ठीक है। अच्छा, क्यू और एक्स का जोड़ा बना दिया। ठीक है। फिर क्यू और वाई का जोड़ा बना दिया। ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहां पर ये एक सेट बन गया। यहां पर एक क्या बन गया, सेट बन गया। कलर में चेंज कर दूं। ठीक है। यहां पर एक क्या बन गया, सेट बन गया। तो ये एक रिलेशन आपने बना दिया। ये आपने एक रिलेशन बना दिया। अभी किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहा होगा, है ना। वो रूल क्या अभी वो मुझे नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये इसे जो हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। ये बात आपको मालूम है। ठीक है। अब जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, अगर मैं इस एक ही बात करूं तो आप बोलोगे दो है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं तो आप बोलोगे सर इसके अंदर भी दो हैं। तो दो और दो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। यानी कि जो यहां पर आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो कितने होंगे, वो चार होंगे। आप देख लो यहां पर कितने मिल रहे हैं, एक दो तीन और चार। ये चार ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे हैं, जिसमें ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करता है, पहले वाले। ठीक है। और ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा है ध्यान से देखना, ये किसको बिलोंग करता है, इस दूसरे वाले, ठीक है, सेट पे। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी में कुछ एलिमेंट्स होंगे आपके, ठीक है, कुछ आपने सेट बनाए होंगे, तो यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा अगर वो एक्स होगा तो वो एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा किसको, ए को। ठीक है। और अगर यहां पर सेकंड एलिमेंट वाई होगा तो जो वाई बिलोंग करेगा वो किसको करेगा, बी को। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। और ये जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये छोटा छोटा मोटा बेसिक मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। ठीक है। चलो, तो अब हमको सवाल को करना है। तो अब ये जो सवाल है इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ठीक है, इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो ये सब कुछ मैं यहां से हटा रहा हूं, ये सब कुछ मैंने यहां से हटा दिया। अब यहां पर ना मैंने आपसे ए क्रॉस ए पूछ लिया है। तो यहां पर थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहां पर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। आप बोलोगे सर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो बोले दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, एट। यानी कि यहां पर एट
एलिमेंट्स उस सेट के अंदर दिखाई देना चाहिए जब मैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए करूंगा। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। इससे फायदा ये होता है कि आप कहीं कुछ भूल रहे हो तो आपको पता रहेगा अच्छा मैंने बनाए कितने और बचे कितने, तो क्या बचे हैं उसको ढूंढने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मैंने अगर यहाँ पर बोला कि ए जो है वो बेसिकली -1, 1 है, तो अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो इसका मतलब मैं -1, 1 क्रॉस -1, 1 कर रहा हूं। अब इसमें होता क्या है कि इसका जोड़ा इन दोनों के साथ बनेगा, तो मैंने -1 का -1 के साथ, ठीक है, और -1 का 1 के साथ जोड़ा बना दिया। अच्छा, अब इस 1 का जोड़ा बनेगा इन दोनों के साथ, तो 1 कॉमा -1, इसको यहां से हटाएं, हाँ, और 1, 1, तो ये हो गया। तो ये आपका खत्म हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर अगर इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, तो चार एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर, यानी कि चार ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए इसके अंदर, जो कि दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने ये बोला कि अगर मैं ए क्रॉस ए क्रॉस ए निकालना चाहता हूँ, तो ये जो सेट मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो सेट मुझे दिखाई दे रहा है, इसके साथ में किसका जोड़ा बनाना है मुझे? -1, 1 का बनाना है। तो मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख दिया मैंने, आ, ये खत्म। हाँ, अब यहाँ पर देखो, पहले इसका जोड़ा बनेगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -1, -1, -1, ठीक है। फिर इसके साथ बनेगा, तो ये बनेगा आपका कितना? -1, -1, 1, ठीक है सर, ये हो गया। उसके बाद फिर इसका जोड़ा बनेगा, तो इसका जोड़ा बनेगा, कलर चेंज करते जाते हैं हम, हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हमने बोला इसका जोड़ा बनेगा इसके साथ, तो हमने बोला -1, 1 और -1, ठीक है। दिखाई नहीं देगा, जस्ट अ सेकेंड, ये ले लेते हैं। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हमने? इसका जोड़ा बनाना है अभी हमें इसके साथ, तो हमने यहाँ पर ले लिया कितना? -1, 1, -1 और -1, 1, 1, ठीक है। अब इसका जोड़ा बनाते हैं, तो ये हो जाएगा -1, -1, 1, -1, और 1, -1, 1। फिर इसका बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 1, -1, और ये हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 1, 1, 1, ठीक है। ये हो गया। अब आप देख लो यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो जैसे ये सवाल है कि इफ p इज इक्वल टू 1, 3 और q इज इक्वल टू 2, 3, 5, ये दो अलग अलग सेट आपको दिए गए हैं, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम p टू q। तो नंबर ऑफ रिलेशन आपको बताना है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि np जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इस पी सेट में वो 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्यू सेट में है वो 3 है। तो यहाँ पर ये 2 × 3 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, बट यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो 6 बता के आ जाते हैं। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशन बताना है। तो अब आपको क्या समझना पड़ेगा कि अगर नंबर ऑफ रिलेशन आपको निकालना है, नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, तो उसका आंसर क्या होता है? 2 टू द पावर, जैसे यहाँ पर p और q है, तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट इन p और नंबर ऑफ एलिमेंट इन q इसकी पावर पे रख दिया। ठीक है, तो ये 2 की पावर कितना होगा? 2 × 3, यानी कि 2 की पावर 6, यानी कि हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आप 64 रिलेशन बना सकते हो। बात समझ में आ रही? 64 रिलेशन बना सकते हो। अब वो रिलेशन अगर आपको बनाना पड़े तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपसे हमेशा क्या पूछता है कि कितने रिलेशन बन सकते हैं, या तो फिर आपको कोई सेट देगा छोटा सा जिसका आप सबसेट निकाल के दिखा सको। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां तक कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? हाँ, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ बोला फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट x टू सेट y इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है, जो सेट x से सेट y के बीच में जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पर 3 एलिमेंट और यहाँ पर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो कितने आएंगे? 6 एलिमेंट है। अगर वो बोलते कि अच्छा वो बना के दिखाओ, तो हम बना के दिखा देंगे, 1 का a के साथ, 1 का b के साथ, ठीक है, फिर 2 का a के साथ, 2 का b के साथ, ठीक है, फिर 3 का a के साथ,
3 का बी के साथ। तो आप इसको गिन लो, ठीक है, आप इसको गिन लो, ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गए। ठीक है, अगर बनाना हो तो, नहीं तो अगर सिर्फ इतना पूछा है तो फिर हमें सिर्फ ये बताना है कि 6 बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि हम यहाँ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में कितने हैं भाई, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट वाई में कितने हैं भाई साहब, वो 2 हैं। तो यहाँ पर 2 × 3 जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, यानी कि 6 ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड एन बी इज इक्वल टू 2। यानी कि ए सेट में 3 एलिमेंट हैं, बी सेट में 2 एलिमेंट हैं, और आपको बोला गया कि ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो हमें ये मिलेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे हमें। तो आपसे बोल रहा है कि ए और बी बता दो। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम ये ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, ये जब भी हम ये ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो इसमें जो ये पहला एलिमेंट होता है ना, वो इस पहले वाले सेट से बिलोंग करता है। अगर हमने ये ए क्रॉस बी किया तो पहला सेट क्या होगा, ए होगा। यानी कि यहाँ पर एक्स जो होगा, वाई जो होगा, जेड जो होगा, वो किसको बिलोंग करेगा, ए सेट को बिलोंग करेगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 ये हुआ। तो 1 2 जो है वो बिलोंग किसको करेगा, बी सेट को करेगा। यानी कि ए सेट में क्या आएगा, x y z आएगा, और बी सेट में क्या आएगा, तो बी सेट में 1 2 आएगा। अच्छा, यही तो पूछ रहा था हमसे, हाँ यही पूछ रहा था, बात खत्म हो गई। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि इफ a इज इक्वल टू समथिंग एंड b इज इक्वल टू समथिंग, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू b by r is equal to x comma y such that the difference between x and y is odd। ठीक है, जिसमें x जो है वो a को बिलोंग कर रहा है, y जो है वो b को बिलोंग कर रहा है। राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना भी है, और यहाँ पर आपको एक रिलेशन पहले तो बनाना पड़ेगा, और रिलेशन ऐसा बनाना है कि x और y का जो डिफरेंस आना चाहिए वो ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो अब आपके पास में a क्या है भाई, 1 2 3 5 है, ओके। और बी क्या है सर, हमारे पास बी, हमारे पास जो है वो 4 6 9 है। तो अगर मैं इस रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि भैया जो आर है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक्चुअली में एक्स कॉमा वाई सच दैट कि द एक्स माइनस वाई कर लो, ये इसका ऐसे मॉड बना लो, क्योंकि एक्स माइनस वाई हो या वाई माइनस एक्स हो, ठीक है, उसका डिफरेंस जो है वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये हमको रिलेशन दिया। ठीक है, अच्छा सर ये समझ में आ गया। तो अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 लेता हूं, तो 1 का मैं 4 के साथ जोड़ा बनाऊंगा, तो 1 - 4 करूँ या 4 - 1 करूँ, है ना, जो भी डिफरेंस आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा। हाँ, 6 के साथ, हाँ सर 6 के साथ 1 - 6, 6 - 1 5 - 5, ठीक है, ऑड। मगर 9 के साथ कर सकते हैं क्या, क्योंकि 1 - 9 या 9 - 1 करेंगे तो 8 आएगा, और 8 जो है वो ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का जोड़ा 4 के साथ बना, और 1 का जोड़ा जो है वो 6 के साथ बना। ठीक है, अच्छा, अब 2 की बात करते हैं। 2 का 4 के साथ करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, डिफरेंस भी इवन ही आएगा। 2 का 6 के साथ करेंगे, वही चीज। 2 का 9 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। तो हाँ, ये कर सकते हैं। तो 2 और 9 का जोड़ा हमने बना दिया, डिफरेंस ऑड आ रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर हमने 3 का देखा। 3 और 4 का डिफरेंस, 3 और 6 का डिफरेंस, 3 और 9 का डिफरेंस, 3 और 9 का डिफरेंस तो क्या आएगा, इवन आएगा। बट 3 का 4 के साथ डिफरेंस और 3 का 6 के साथ जो डिफरेंस आएगा वो ऑड आएगा। तो हम 3 का ले सकते हैं 4 के साथ, और 3 का ले सकते हैं 6 के साथ। ठीक है, अब हम 5 की बात करें। 5 और 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 और 6 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 5 और 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, डिफरेंस 4 आएगा, नहीं ले सकते, इवन है वो तो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। तो ये आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। अब आपको इसको अगर ऐसे शो करना हो, मान लो इसको ऐसे शो करना हो, मान लो ये ए है, ये बी सेट है, तो ए सेट में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और 5 आएगा। ठीक है, वही आप यहाँ भी देख सकते थे। ठीक है, बी सेट में क्या आएगा, बी सेट में आएगा 4 6 9। तो ये आ गया 4 6 और 9। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 6 है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी हमने अगर 1 का 4 के साथ बनाया, तो 1 का हमारा 4 के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 का हमारा 6 के साथ रिलेशन बन रहा है। ठीक है, 2 का हमारे साथ किसके साथ बन रहा है, 9 के साथ। तो हमने 2 का बनाया 9 के साथ रिलेशन,
और 3 का 4, 3 का 6, तो 3 का 4 के साथ बना दिया और 3 का 6 के साथ बना दिया। फिर 5 का 4 के साथ, 5 का 4 के साथ, तो 5 का 4 के साथ बनाया और 5 का 6 के साथ बनाया। ठीक है, तो ये आपने एरो डायग्राम से भी इसको शो कर दिया। तो आप ये भी कर सकते थे, ये भी पूछ सकता था आपसे, और उसने रोस्टर फॉर्म तो यहाँ मेंशन किया ही है अलग से, वो हमने बता दिया। ठीक है, सिंपल था, आसान था, जबरदस्त था। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बोला है, लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग, राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब यहाँ पर आपको बताना भी पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर आप समझो पहली बात कि ए में 1,2 है, बी में 3,4 है, इसमें दो एलिमेंट हैं, इसमें दो एलिमेंट हैं, तो कितने हो गए, 4 हो गए। तो यानी कि ए क्रॉस बी जब आप करोगे तो ए क्रॉस बी में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 4 होंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो होंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16। 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब ये जो 16 है ये आपको यहाँ पर लिस्ट करने हैं। तो क्या हो सकते हैं वहां पर ये देख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर ए क्रॉस बी लिख भी लेते हैं। ए क्रॉस बी लिखने से हमें फायदा हो जाएगा, 1 3, ठीक है, फिर 1 4, फिर 2 3, फिर 2 4, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ना जब आप ये 16 एलिमेंट्स को अभी लिखने वाले हो ना, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले ना, सबसे पहले जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहले ना ये सबका हिस्सा होता है, हर एक सेट का हिस्सा होता है। हाँ सर ये मालूम है हमको, ठीक है, तो थोड़ा इसको और अच्छे से बना दे। फिर इनको सिंगल सिंगल ले लो, तो ये एक आपने बना दिया, और ये सिंगल सिंगल ले लो तो ये 4 और आ जाएंगे, तो टोटल 5 हो जाएंगे, तो 1,3 हो गया। फिर आप ये सेट के फॉर्म में बनाओगे ना, ये सेट के फॉर्म में बनाओगे, कॉमा हटा दे, ये सेट के फॉर्म में बनाओगे, तो ये आपने बनाया ऐसा। फिर ये 2,3, फिर ये 2,4, ये हो गया। तो पहले सिंगल सिंगल बना लिया। फिर क्या कर सकते हो, आप इनका जोड़ा बना सकते हो, इसका इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ बना दिया, इसका इसके साथ बना दिया, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा, क्या दिखाई देगा आपको, 1,3, फिर कॉमा 1,4, फिर 1,3, कॉमा 2,3, 2,3, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लिख दो 1,3, और कहाँ गया 2,4, 2,4 ये आ गया इसके साथ। ठीक है सर, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसका इसके साथ बना दो और इसका इसके साथ बना दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 1,4, और ये 2,3 के साथ बन गया, और ये 1,4 ये बन गया आपका 2,4 के साथ। ठीक है सर, ये हो गया। अच्छा, अब इसका इसके साथ बना दो, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2,3, और ये हो जाएगा 2,4। ध्यान से देखना, अभी आगे मैं बोलूंगा आपसे बनाने के लिए। फिर ये हो गया आपका। अच्छा, फिर आपने बोला सर अभी दो दो का जोड़ा बनाया, 3 3 का जोड़ा बना लो। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले इन सबको थोड़ा सा क्लियर कर दिया, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाए जीवन। अब हमने क्या किया, हमने 3 3 का जोड़ा बनाया, ध्यान से देखना, 3 3 का जोड़ा बनाया, तो हमने पहले ये 3 ले लिए। तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि सर ये हो गया 1,3, 1,4, और 2,3। अच्छा, ये बंद कर दिया। अब हम ये 3 ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर अगर इसको लिखेंगे तो 1,4, फिर 2,3, और फिर 2,4। ठीक है सर, अब इस वाले को छोड़ दो, ये जो पहला वाला लिया था ना, पहला वाला मतलब ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1,3, फिर 2,3, और फिर 2,4। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब चारों भी तो ले सकते हो, ये चारों भी तो ले सकते हो, तो चारों भी ले लो एक, तो 1,3 हो गया, 1,4 हो गया, 2,3 हो गया, और 2,4 हो गया।
हाँ, 2 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अभी आप देखोगे तो काफी कुछ आपने लिख दिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले इतना लिखने के बाद आप गिन लो पहले। ठीक है, पहले आप गिन लो। तो मैंने इसको गिनने की कोशिश की, तो मैंने कहा एक दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये हो गया छः, फिर ये हो गया सात, फिर ये हो गया आठ, ये हो गया नौ, ये हो गया दस, ये हो गया ग्यारह, फिर ये हो गया बारह, तेरह, 14। ठीक है, और ये मैंने एक लिख दिया 15। अब एक बच गया, वो एक आपका होमवर्क है कि वो क्या जोड़ा बन सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी कि पॉसिबल है, बना सकते हैं। टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, मगर प्रैक्टिस होगी तो आप आराम से बना सकते हो। और इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि सर इतना कुछ करना पड़ेगा, क्या बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या बोला, लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड यानी कि इंटीजर, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो आप ये सोचो कि अगर ए इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, तो इसका डिफरेंस इंटीजर आएगा। सत्य है ये तो। यानी कि आप थ्री ले लो, वन ले लो, वन ले लो, थ्री ले लो, इसका डिफरेंस निकालो, टू और फोर का डिफरेंस, फोर और टू का डिफरेंस, सेवन और नाइन का डिफरेंस, नाइन और 11 का डिफरेंस, 11 और 9 का डिफरेंस, कुछ भी ले लो। इनका जब आप डिफरेंस करोगे तो जो भी आएगा वो तो इंटीजर ही आएगा ना, वो कुछ और तो नहीं आ सकता। नहीं सर, नहीं आ सकता। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। इंटीजर में सर -1 भी तो ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, इसका भी तो डिफरेंस इंटीजर ही आएगा। मैंने कहा हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप डोमेन की बात करोगे तो आपको जो कुछ भी मिलेगा वो एक इंटीजर ही मिलेगा। उसी तरह से जो कुछ भी आप लोगे वो इंटीजर ही होगा, और जो कुछ भी आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। अच्छा, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो भी इंटीजर है, और जो डिफरेंस आ रहा है वो तो इंटीजर है ही। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डोमेन भी इंटीजर होगा और रेंज भी इंटीजर होगा, जिसको हमने जेड से डिनोट किया। बात समझ में आ गई? ठीक है, सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ आर टू कोई रिलेशन है एक्स कोमा वाई सच दैट, ये सच दैट का निशान हम ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, सच दैट एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इज ए रिलेशन। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू वो मांगना चाह रहा है आपसे। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 एक रिलेशन है, जो कि मुझे दिख भी रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं बोला एक्स की वैल्यू आप जीरो ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो लोगे तो फिर वाई की वैल्यू तो फिर 8 होनी पड़ेगी, तभी 8 का स्क्वायर 64 आएगा। मैंने कहा हाँ, मगर सर -8 भी तो हो सकता है। मैंने कहा -8 का स्क्वायर भी 64 हो सकता है। ठीक ठीक ठीक, तो मैंने बोला कि जीरो और 8 का पेयर और जीरो और -8 का पेयर बनाया जा सकता है। तो जीरो और 8 का एक पेयर बन गया, और जीरो और -8 का एक पेयर बन गया। ठीक है, अच्छा, बट सर अगर मैं इसको जीरो ले लूं तो फिर इसको 8 होना पड़ेगा, और साथ ही साथ वो -8 भी हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, मतलब जीरो यहाँ पर 8 और जीरो और -8 का जोड़ा बना, यानी कि 8 जीरो और -8 जीरो। ये आ गया रिलेशन, खत्म, यही तो है। यही तो एक्स और वाई चाहिए था आपको। ठीक है, समझ में आया? इंटीजर है ना, इंटीजर है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बस यही निकालना था आपको। सिंपल था ये तो, कोई दिक्कत ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहां पर बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, एस इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर विच सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन बिलो। ठीक है, ए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5। एस एक रिलेशन है एक्स और वाई में, जिसमें एक्स और वाई दोनों ही ए को बिलोंग करेंगे, और ए आपको पहले बता दिया क्या ले सकते हो, 1 से लेकर 5 तक ही ले सकते हो। तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं, बट इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं इस कंडीशन को फुलफिल जो कर सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि x प्लस वाई लेस देन 5 होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर a को लिखा 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एक सेट है। मैं x भी इसी में से लूंगा, y भी इसी में से लूंगा। ठीक है, और x प्लस वाई को जोड़ने पे 5 से कम आना चाहिए, 5 भी नहीं आ सकता, 5 से कम ही आना चाहिए। मैंने कहा 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, है ना, 1 1 2 2। फिर मैंने लगा कि 1 कॉमा 2 ले सकते हैं, 1 कॉमा 3 ले सकते हैं,
ठीक है, 1,4 नहीं ले सकते। अच्छा, फिर मैंने कहा सर 2,1 भी ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं। 2,2 भी ले सकते हैं, ले लिया। 2,3 लेंगे, नहीं ले सकते। फिर मैंने कहा 3 के साथ खेलते हैं, 3,1 ले सकते हैं। मैंने कहा हाँ 3,1 ले सकते हैं। 1,3 लिया था क्या? हाँ लिया था, ठीक है। अच्छा 3,2 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अच्छा 4,5 के साथ में कुछ ले ही नहीं सकते। मैंने कहा ये बनेगा बस, ये है आपका आंसर पहले वाले के लिए। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए बात करते हैं। एक्स प्लस वाई को जोड़ने पे 8 से ज्यादा आना चाहिए। 8 भी नहीं, 8 से ज्यादा आना चाहिए। मैंने कहा 1 के साथ तो कोई जोड़ा बनाने का मतलब भी नहीं है, 2 के साथ भी नहीं बना सकते। 3 के साथ बना सकते हैं क्या? 3 के साथ भी नहीं बना सकते, 8 से ज्यादा आना चाहिए। मैंने कहा 4 के साथ ही बनाना पड़ेगा पहले तो। मैंने कहा 4 और 5 के साथ जोड़ा बना दिया, तो 5 और 4 भी तो ले सकते हो। हाँ ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि 5 5 भी ले सकते हैं। हाँ 5 5 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। तो 4,5, 5,4, 5,5, यानी कि ये तीन एलिमेंट्स में ले सकता हूँ और यहाँ पर ये ले सकता हूँ। ये मेरा आंसर आ गया। तो आप देख लो, ये सम 8 से ज्यादा आना चाहिए था। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ और ले सकते हैं क्या? सोच के देखो, कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं अपन, कुछ भूल तो नहीं रहे हम लोग। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, मतलब ये मैं इसलिए मैंने ये सवाल लिया कि सिलेबस में है ये टॉपिक इक्वालिटी वाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अब आपसे बोला इफ 2a+b कॉमा a-b इक्वल टू 8,3। अब ये इक्वल है, तो जो करस्पॉन्डिंग प्लेस पे जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, है ना। तो मैंने लिखा यहाँ पर कि 2a+b जो है वो 8 है, और a-b जो है वो 3 है। तो मैंने देखा यहाँ भी b दिख रहा है मुझे, और यहाँ भी b दिख रहा है मुझे, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, तो b कट जाएगा, तो 3a = 11 आ जाएगा। a की वैल्यू 11/3 आ जाएगी, और a की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं, तो 11/3 -3 करने पे b आएगा, तो 9 हो गया, तो 2/3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू जो आएगी वो 2/3 है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें समय देना व्यर्थ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल आ गया कि लेट a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग एंड c इज इक्वल टू समथिंग, फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। अब देखो, सबसे पहले ना इस वाले सवाल में आप b इंटरसेक्शन c निकालो। तो b डायरेक्टली में देखो, डायरेक्टली यहाँ पर देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? तो आप बोलोगे सर इसमें और इसमें तो एक ही चीज कॉमन है, वो है 4। तो ये आ गया 4। ठीक है सर। अब मैं बात करता हूं कि a के साथ में b इंटरसेक्शन c का क्रॉस, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है मुझे। तो मैंने कहा a क्या है भाई साहब? a है 1 2 3, और ये हमने लगा दिया सेट का निशान, क्रॉस यहाँ पर ये आ गया 4। अब हमें इसको बनाना है, तो 1 का 4 के साथ बनेगा, 2 का 4 के साथ बनेगा, 3 का 4 के साथ बनेगा, है ना। यही बनेगा भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 1 जा 3, इतने ही बनेंगे, बस खत्म। ये आपका आंसर। ठीक है। अच्छा, ये हमारी बात हो गई फर्स्ट वाले के लिए। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड वाले की। अब सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी का और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैंने बोला ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले, डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ ना। ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ये आगे। ठीक है सर। और दूसरा ए क्रॉस सी भी निकाल लो। ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस सी, यानी कि इसको देखना है, तो मैं ये सब हटा देता हूँ पहले तो, है ना, ये सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ए क्रॉस सी देखना है, यानी कि इसको और इसको देखना है। तो ए क्रॉस सी का मतलब ये हो गया कि 1 4 देख लो, 1 5 के साथ में जाएगा, 1 6 के साथ में जाएगा, फिर 2 4 और 2 5 और 2 6, और फिर आप 3 4 3 5 और 3 6। ये बन गया। अब आपको इन दोनों का क्या चाहिए? आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इन दोनों का आपको क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। तो इंटरसेक्शन तो निकाल लोगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? जो भी इसमें कॉमन है। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? तो मैंने देखा कि 1 4 मुझे यहाँ कॉमन दिख रहा है। ठीक है। 2 3 यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। 3 4 यहाँ दिख रहा है मुझे कॉमन। ठीक है। 2 4 यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉमन। ठीक है।
और कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे? और कुछ है 2 3 जैसा कुछ और दिख रहा है मुझे? नहीं दिख रहा, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर पुट कर देना, आंसर आ गया। सिंपल है। ठीक है, आसान है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना, और हम सारे सवाल देख लें। ठीक है, सारे सवाल देख लें। यहाँ बोला लेट ए इज इक्वल टू समथिंग, बी इज इक्वल टू समथिंग एंड आर बी ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी as r is equal to x comma y such that x belongs to a, y belongs to b and y is equal to x square। तो y is equal to x square ये आपको एक रिलेशन दिया गया है। ठीक है सर, ये रिलेशन आपको दिया गया है। डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए सेट बना दिया, यहाँ पर हमने बी सेट बना दिया, और ए सेट में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, और बी सेट में कितना है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, और यहाँ पर हमें एरो करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि x की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो y मिलेगा। तो x कहाँ पर, x किसको बिलोंग करेगा, a को, y किसको बिलोंग करेगा, b को। 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा सर, 4 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 4 का करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, खत्म हो गया, ये वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया। डोमेन बताना है, डोमेन यानी कि जो इसमें है, तो डोमेन जो है, डोमेन जो है वो क्या है आपका, वो आपका है 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा रेंज बता दो। रेंज जो है जिस पे एरो लग गया, तो जिस पे एरो लग गया वो रेंज है। तो मैंने वो लिख दिया कि वो कितना है, 1 है, 4 है, 9 है और 16 है। ठीक है, ये आपका रेंज हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि कोडोमेन बताओ। कोडोमेन का मतलब ये होता है कि इस वाले में जितने भी एलिमेंट है वो सब आपके कोडोमेन। तो कोडोमेन, क्योंकि रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। कोडोमेन बड़ा होता है ना, जनरली बड़ा होता है। रेंज उसके बराबर हो सकता है या तो उससे छोटा हो सकता है। तो कोडोमेन जो आएगा उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा और 25 भी आ जाएगा। बस ये आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 let r be the relation on a defined by x comma y such that x comma y belongs to a, x is a multiple of y and x is not equal to y। ठीक है, तो पहले तो यहाँ तक की बात करते हैं। एक रिलेशन दिया है और x और y दोनों बिलोंग करने चाहिए इस सेट में, जो एलिमेंट है बस वही आप ले सकते हो। और x जो है वो y का मल्टीपल है, x जो है y का मल्टीपल है, बट x और y बराबर नहीं हो सकते, ये भी उसने कंडीशन दे दी है। तो मैंने कहा x अगर y का मल्टीपल है, x जो है वो y का मल्टीपल है, तो यानी कि मैं ये कर सकता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 लूंगा, तो x क्या आ सकता है, x 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। मैं लिखा 4 6, ठीक है, 6 और 8। ठीक है सर, ये आ गया। अच्छा, फिर यहाँ पर आप ये नहीं सोचना कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 भी तो ले सकते हैं, 2 का मल्टीपल 2 तो होता है ना। मैंने कहा नहीं ले सकते क्योंकि x और y बराबर नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन लगा दी उन्होंने। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हमने ये बोला कि अगर मैं 2 ले चुका, अब मैं 3 लेता हूँ। मैंने अगर 3 लिया, y को 3 ले लिया, तो मैं 3 नहीं ले सकता, 3 के साथ 3 का पेयर नहीं बना सकता, बट 3 के साथ मैं बना सकता हूँ 6 का पेयर और 9 का पेयर। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब 4 के साथ अगर लें, तो अगर ये 4 है तो यहाँ 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, 5 के साथ कुछ नहीं बनेगा, 6 के साथ कुछ नहीं बनेगा, 7 के साथ कुछ नहीं बनेगा, 8 9 के साथ कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये आपने एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, अब इसके जो फर्स्ट कंपोनेंट हैं, है ना, इसके जो ये फर्स्ट कंपोनेंट हैं ये आपके डोमेन है, और जो सेकंड कंपोनेंट है, जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपके क्या है, रेंज है। वो आपके क्या है, रेंज है। तो इसने आपसे क्या पूछा है, डोमेन पूछा है। तो डोमेन आप क्या लिख सकते हो, 4 6 8, 4 6 8, 6 ले चुके हैं, 9, है ना, 8 तो मैं ले चुका हूँ। रेंज क्या है, रेंज आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, रेंज आपका आ जाएगा 2 3 4। रेंज आपका आ जाएगा 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। तो रिलेशन बना दिया मैंने, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। अब इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इसी को पलट दो, इसी को पलट दो, मतलब 2 4 2 6 2 8
3,6, 3,9 और 4,8। ठीक है, इसको हटा के ये, तो अगर ये R है तो इसको हम क्या कहेंगे, R इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? सिंपल है, आसान है, सरल है, इजी है। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, अब यहां पर क्या बोल रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए करने पे आपको 9 एलिमेंट्स मिलेंगे, अमंग विच आर फाउंड, जिसमें से कुछ हम बता रहे हैं आपको, या हमें जो मिले वो -1,0 एंड 0,1 है। अच्छा, मतलब कि 9 में से दो तो आपको मिल ही गए, तो आपको बाकी निकालना है। फाइंड दी सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो पहले तो आपको सेट ए बताना है कि वो क्या हो सकता है। तो मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि अगर मैं ए क्रॉस ए कर रहा हूं, तो अगर ए क्रॉस ए में कोई एलिमेंट यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लिखा है एक्स और वाई, तो ये एक्स भी ए को बिलोंग करेगा, वाई भी ए को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये ए और ए से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हो। तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों जो हैं वो ए को बिलोंग करेंगे, यानी कि -1, 0, 0, 1 ये दोनों ए को बिलोंग करेंगे, यानी कि ए सेट में आपको ये समझ में आ गया कि -1, 0 और 1 एलिमेंट है। ठीक है सर, अब ए क्रॉस ए निकालना है आपको, ए क्रॉस ए निकालना है आपको, तो आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो भाई। -1, 0, 1 ऐसे एक बार और लिख लो। तो इस -1 का इन सबके साथ एक एक करके जोड़ा बनाओ, तो आप बोलोगे -1, -1। ठीक है, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, फिर 1, -1, फिर 1, 0, फिर 1, 1। ये हो गया ए क्रॉस ए। तो पहली बात तो मैंने ए सेट बताना था, फाइंड द सेट ए, वो मैंने बता दिया आपको। रिमेनिंग बताना था, रिमेनिंग में -1 और 0, -1 और 0 कहीं दिख रहा है आपको, -1 और 0 ये हो गया, और 0, 1, 0, 1 कहीं दिख रहा है आपको, ये हो गया। तो ये दो हटा के, ये दो हटा के, ये जो बाकी हैं वो रिमेनिंग है, तो आप रिमेनिंग बता देना। बात समझ में आ गई? सिंपल था, आसान था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोल रहा है लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, और ए और बी दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक रिलेशन आपको दे दिया। आर दी फॉलोइंग ट्रू, क्या ये जो नीचे दिए गए हैं क्या ये सही है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको फर्स्ट वाले के लिए अगर डिस्कस करें, नो ए कॉमा ए, ध्यान से देखो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में है कि नहीं है, ये हमें बताना है कि सच है कि झूठ है। जिसमें ए तो नेचुरल नंबर है, मैंने कहा नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर रिलेशन ऐसा है कि बी का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा। तो मैंने कहा ऐसा तो एक ही पेयर बन सकता है 1, 1, है ना, ऐसा तो मैं एक ही पेयर बना सकता हूँ 1, 1, क्योंकि ये बी है और ये ए है। तो अगर बी का स्क्वायर करेंगे और वो ए के बराबर आएगा, तो 1 का स्क्वायर जो है 1 के बराबर आता है, मगर इसके अलावा तो कोई दूसरा पेयर नहीं मिलेगा मुझे, इसके अलावा तो कोई दूसरा पेयर नहीं मुझे मिलेगा। मैंने कहा हाँ, ये तो ए कॉमा ए जो है वो तो रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है। बात समझ में आ गई? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1, 1 ही सेटिस्फाई करेगा, उसके अलावा बाकी सब नहीं करेंगे। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में है। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से तो मैं बोलूंगा ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, अब यहां पर सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या बोला, ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होने चाहिए, और रिलेशन ये है। तो मैंने कहा अगर मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे यहाँ 4 मिलेगा, हाँ मिलेगा, यानी कि ये अगर ए है तो ये मेरा बी होना चाहिए, यानी कि 4, 2 जो है वो रिलेशन में है, हाँ है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। बट अगर मैं इसको पलट दूं और मैं लिख दूं 2, 4, तो 4 का स्क्वायर करने पे 2 थोड़ी ना मिलेगा। मैं कहूंगा सर ये तो रिलेशन में नहीं है। अगर ये रिलेशन में नहीं है तो फिर ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा। समझ में आया कि अगर 4, 2 रिलेशन में है तो फिर 2, 4 को भी रिलेशन में होना चाहिए या होगा, ऐसा ये कह रहे हैं, बट ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी तरह से अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं,
ए और बी रिलेशन में है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। और बी और सी भी रिलेशन में है इस हिसाब से, यानी कि बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो अगर मैं बोलूं कि बी की वैल्यू अगर सी स्क्वायर है, तो अगर मैं यहां पुट कर दूं तो सी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा सी टू द पावर 4। यानी कि ए जो है वो सी टू द पावर 4 के बराबर है। बट हमें तो यहाँ पर इस रिलेशन के हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि ए जो है वो सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो कि नहीं है। जो कि नहीं है, क्योंकि ए तो सी की पावर 4 के बराबर है, वो सी स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ए कॉमा सी जो है वो रिलेशन में नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने 4 2 लिया, एक और एग्जाम्पल ले लो, फिर आप बोलोगे सर ये तो रिलेशन में नहीं आ रहा है ना। अगर आप किसके कांस्टेंट वैल्यू के साथ में खेलना चाहते हो, है ना, आप ए बी के साथ में खेलना चाहते हो तो आप ए बी के साथ में खेल लो। बात समझ में आ रही है? इजी है। इसका मतलब ये भी जो है स्टेटमेंट, ये भी ट्रू नहीं है, ये भी आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, समझ में आया? क्या मैंने कहा कि ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है, ये बोल रहा है कि भैया ए बी रिलेशन में है, रिलेशन ये है। तो अगर ए बी रिलेशन में है यानी कि वो इसको सेटिस्फाई करेगा, बी सी रिलेशन में है यानी कि वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। अब बी की वैल्यू सी स्क्वायर में यहां पुट कर दूं तो सी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, तो ए की वैल्यू सी स्क्वायर के बराबर नहीं आ रही है, वो तो सी टू द पावर 4 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ए जो है वो सी स्क्वायर के बराबर नहीं है। अगर ए सी स्क्वायर के बराबर नहीं है यानी ए सी रिलेशन में नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपसे क्या बोल रहे हैं कि लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन ए प्लेन and R be a relation in A defined as if X is congruent to Y, X belongs to A, Y belongs to A, prove that it is an equivalence relation। अब equivalence relation का मतलब पहले समझ लो। equivalence relation के लिए आपको ये प्रूफ करना होता है कि जो given relation है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का बहुत आम भाषा में डेफिनेशन बता रहा हूं, खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए। अगर खुद से खुद का रिलेशन है तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए को भी रिलेशन में होना पड़ेगा, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो फिर ए कॉमा सी को रिलेशन में होना पड़ेगा, होना पड़ेगा, तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब कहने का मतलब ये कि अगर ये आपको मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है, तो इसका मिलना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं मिला तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। बट एक कंडीशन याद रखिए, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक ही जोड़ा मिल रहा है, मैं बोल रहा हूं ए बी रिलेशन में है, अब ए बी रिलेशन में बट बी सी जैसा कोई पेयर ही नहीं मिल रहा आपको, तो भी मैं बोल दूंगा कि ट्रांजिटिव। ठीक है, थोड़ी सी ये अलग सी बात है, इसको समझिएगा कि अगर मैं बोल रहा हूं कि ए और बी रिलेशन में है और बी का किसी और के साथ कोई जोड़ा नहीं बन रहा, उस सेट में मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो भी मैं उसको ट्रांजिटिव कह सकता हूं। बट ट्रांजिटिव में किस केस में नहीं कह सकता कि अगर ये मिले और ये ना मिले तो फिर दिक्कत है। इसको मिलना जरूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये बेसिक बातें हो गई, इसको हम यहां से हटाते हैं। ठीक है, अब इसको हम यहां से हटाते हैं। अब यहां पर हम बिल्कुल इस सवाल को ओरली कर सकते हैं, मैं आपको बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखो, यहाँ बोला लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल, किसी प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं उसका एक सेट आपको दिया गया है। आर बी रिलेशन इज डिफाइंड एज इफ एक्स इज ए कॉन्ग्रुएंट टू वाई, यानी कि एक्स और वाई कोई दो ट्राइंगल है और एक्स जो है वो वाई के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का निशान हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि दो ट्राइंगल हैं एक्स और वाई, वो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, अब अगर रिफ्लेक्सिव के लिए बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक्स आर एक्स खुद से खुद का रिलेशन होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए। क्या कोई ट्राइंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ सर, रिफ्लेक्सिव है। अब यहां पर एक्स आर वाई है तो वाई आर एक्स होना चाहिए। अगर एक्स और वाई रिलेशन में है तो वाई और एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा, रिलेशन क्या है कि एक्स जो है वो वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अगर एक्स वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये भी तो है ना कि वाई एक्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है। हाँ,
मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये तो सेटिस्फाई करवा ही दिया हमने। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अच्छा। अब अगर तीसरा ट्रांजिटिव भी हो गया तो फिर इक्विवेलेंस बोल देंगे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि एक्स आर वाई है और वाई आर जेड है मान लो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स आर जेड होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है कि अगर एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट हैं, जो कि हैं, वाई और जेड कॉन्ग्रुएंट हैं, जो कि हैं, तो अगर एक्स वाई के साथ कॉन्ग्रुएंट है, वाई जेड के साथ कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बिल्कुल एक जैसा होना। ठीक है, जैसे ये दोनों हाथ एक जैसे हैं। सिमिलर का मतलब अलग होता है। ठीक है, वो छोटा बड़ा हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम साइज बिल्कुल, है ना। तो अगर एक्स और वाई कॉन्ग्रुएंट है, वाई और जेड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर सी बात है कि एक्स और जेड भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। तो अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में आ गया। बात समझ में आ गई? आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक बताना चाहता हूं कि आपको क्या चीज ढूंढनी चाहिए, है ना, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए, ये मैं समझाना चाहता हूँ। बात समझ में आ गई? हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल है, यहां बोला लेट आई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आई जो है वो इंटीजर्स का कोई सेट है। ठीक है, ए रिलेशन आर ऑन आई, एक रिलेशन हमने आई के साथ आई वाला बनाया, सच दैट एक्स आर वाई होल्ड्स इफ एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 5। यानी कि एक्स और वाई जो है उसका डिफरेंस जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और ये हम इंटीजर की किसी सेट के साथ खेल रहे हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों इंटीजर हैं। सही सही सी बात है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। अब ये समझो कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, यानी कि एक्स आर एक्स। अब सोचो कोई भी नंबर, 0 - 0, 1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, -3 -3, -2 - -2, आप कोई भी इंटीजर लोगे उसका डिफरेंस जो आएगा वो जीरो आएगा। और जीरो जो है वो डिविजिबल है 5 से। हाँ या ना? जीरो जो है वो डिविजिबल है 5 से। मैंने कहा हाँ। हाँ सही है। और कंडीशन तो यही है ना कि 5 से डिविजिबल होना चाहिए। हाँ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर मैं बोलूं एक्स आर वाई, तो ये वाई आर एक्स भी होना चाहिए। एक्स आर वाई का मतलब क्या है कि एक्स माइनस वाई जो है वो 5 से डिविजिबल है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो वो तो हमें दिया ही हुआ है कि x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब y माइनस एक्स। अच्छा, y माइनस एक्स को क्या मैं माइनस ऑफ x माइनस वाई लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। अच्छा, x माइनस वाई जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो ये भी तो x माइनस वाई ही है, उसका बस नेगेटिव ही तो कर दिया आपने। मैंने कहा कि 15 जो है वो 5 से डिविजिबल है, मैंने कहा अच्छा -15, मैंने कहा हाँ वो भी है। बस ये यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर 15 डिवाइड हो सकता है तो चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा। इसका मतलब अगर x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है तो फिर y माइनस एक्स भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये उल्टा पुल्टा जहां पर होता है, यानी कि सिमेट्रिक वाला केस कि ए बी है तो बी ए होना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव भी आपने बता दिया और सिमेट्रिक भी आपने बता दिया। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर एक्स आर वाई करें एंड वाई आर जेड करें, इसका क्या मतलब है कि एक्स माइनस वाई जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वाई माइनस जेड जो है वो 5 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है, ये भी एक नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, अगर इन दोनों नंबर को मैं जोड़ दूं, इन दोनों नंबर को अगर मैं जोड़ दूं, तो आपको दिख रहा है कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड को जोड़ने पे तो x माइनस जेड आएगा। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपसे बोला कि 10 जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मान लो x माइनस वाई का डिफरेंस 10 आ गया, और यहां पर मैंने बोला कि ये 15 आ गया। तो अगर ये x माइनस वाई का डिफरेंस 10 आ रहा है, y माइनस जेड का डिफरेंस 15 आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 25 आएगा। तो क्या 25 5 से डिवाइड नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x y रिलेशन में है, y z रिलेशन में है, तो फिर x z जो है वो रिलेशन में होगा ही होगा। इसका मतलब ये आपने बता दिया कि ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है,